थैंक यू। कोहलबर्ग का सिद्धांत हेडिंग डालिए आप लोग और इसमें लिखिए थोड़ा सा। कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास को समझने के लिए उनको नैतिक दुविधाओं में रखा। इसके लिए कोहलबर्ग ने बच्चों को कई ऐसी कहानियां सुनाई जिसमें तमाम नैतिक उलझनें थीं। ऐसी परिस्थिति में जिसमें तमाम नैतिक उलझनें थीं, ऐसी परिस्थिति में बच्चों के द्वारा लिए गए नैतिक निर्णय के आधार को समझते हुए नैतिकता के तीन स्तर तथा प्रत्येक स्तर के दो उप स्तर अर्थात 6 उप स्तरों में विभाजित किया। 6 उप स्तरों में विभाजित किया। ठीक है। 3 जो स्तर इन्होंने बताए, 3 स्तर को आप 3 अवस्थाएं कह सकते हैं। 3 स्तर को क्या कह सकते हैं जी? 3 अवस्थाएं। ठीक है। तो पहला इन्होंने पूर्व परंपरागत स्तर में बांटा है। पहला क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर। इसकी जो एज है वो कब से कब तक है? 4 वर्ष से
बोलिए 10 वर्ष तक, है ना। 4 वर्ष से 10 वर्ष तक की जो अवस्था है पूर्व परंपरागत अवस्था के नाम से या पूर्व परंपरागत स्तर के नाम से जाना गया है, ठीक है ना। दूसरा है परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है 10 वर्ष से 13 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष से 13 वर्ष। ये हो गया इनका दूसरा परंपरागत स्तर हो गया। और तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। यह 13 वर्ष से ऊपर तक के बच्चों के लिए है, ठीक है। देखिए कोई भी बच्चा बचपन यानी जन्म से नैतिक नहीं होता। नैतिकता बच्चे में 4 वर्ष के बाद आने लगती है, समझ में आया। और जब बच्चा शैशवावस्था में यानी रहता है तो उसमें उसके अंदर कोई नैतिकता नहीं होती। वो बच्चा किसी भी तरह का व्यवहार, वो जो व्यवहार करता है कैसा व्यवहार करता है, फिर नेचुरल व्यवहार, है ना। एक मानव का जो प्राकृतिक व्यवहार है वही व्यवहार वो करता है। कौन? बच्चा, ठीक है। जन्म से 4 वर्ष तक बच्चे का व्यवहार कैसा होता है, तो वो नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। एक मनुष्य कैसा व्यवहार कर सकता है वो बच्चों के जन्म से आप देख सकते हो। जैसे बच्चा 4 वर्ष तक जो भी व्यवहार कर रहा है वो सामाजिक नियमों के अनुसार तो बिल्कुल नहीं होता, समझ में आया। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सा सामाजिक नियम टूट रहा है ना। वो हर किसी भी बंधन के जीता है, ठीक है ना, किसी भी बंधन का जीता है। और अब कैसे बिना बंधन के जिया जाता है अगर देखना हो तो 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों को देख लो। वो कपड़ा भी नहीं पहनेगा, वो ऐसे दौड़ेगा तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ में आ रहा है। और सामाजिक लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि नेचर के हिसाब से वो व्यवहार कर रहा होता है, ठीक है, नेचुरल होता है। उसके बाद क्या हुआ, कोहलबर्ग साहब ने जब प्रयोग किया तो इन्होंने नैतिक दुविधाएं पैदा की। मतलब बच्चों में क्या देखने के लिए कि इनका विकास हुआ है कि नहीं, तो नैतिक दुविधाएं। नैतिकता क्या है, नैतिकता की परिभाषा जरा बताओ तो आप लोग। नैतिकता होती क्या है? नैतिकता हम उसे कहते हैं जो सामाजिक नियमों, आदर्शों और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? नैतिक कार्य। यानी नैतिक कार्य हर वह कार्य है जो सामाजिक नियमों, आदर्शों तथा अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा रहा हो, है ना। अब जरा आप सोचो, हर अच्छा कार्य ही न हुआ, ठीक है, नैतिक कार्य ही तो अच्छा कार्य है, नहीं तो बुरा हो जाता, है ना। अब सामाजिक नियम, जितने भी सामाजिक नियम है, चाहे वो वैवाहिक नियम हो, ठीक है, समाज के चाहे जितनी परंपराएं हों, है ना, पूजा पाठ का तरीका हो, जो भी चीज़ें हैं जो समाज ने नियम बना रखे हैं समाज को व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है। तो कैसे बड़ों का सम्मान करना है, कैसे छोटों के साथ बिहेवियर करना है, कैसे किसके साथ व्यवहार करना है, तो ये सारा चीज़
सामाजिक नियम में आता है। कुछ आइडियल चीज़ें हैं, है ना। माता पिता का सम्मान कैसे होना चाहिए, समाज में जाओ तो वहाँ कैसे जाओ, समाज में लोगों से कैसे मिलो, ठीक है ना। तो आइडियल हो गया। और अपेक्षाएं, अपेक्षाएं जो आपकी हैं समाज को, समाज में रहने वाले लोग, जैसे माता पिता हो गए आपके, आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ी हैं उनकी, है ना। अब उसके अनुरूप अगर आप कार्य नहीं कर रहे हो तो कैसा कार्य कर रहे हो, अनैतिक कार्य कर रहे हो। समझ में आया। माता पिता ने जिस चीज़ की उम्मीद लगा रखा है, अगर वो कार्य आप नहीं कर रहे हैं तो अनैतिक कार्य, ठीक है। अब जिनकी शादियां हो गई हैं वो पति के अनुरूप कार्य नहीं कर रही हैं तो और जिस पुरुष की शादियां हो गई हैं वो अगर पत्नी के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो कैसा कार्य कर रहा है, अनैतिक, है ना। अब पत्नी के अनुरूप कार्य करने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि अपनी मम्मी को बाहर निकाल दो, उनका सेवा सत्कार करना छोड़ दो। हाँ, ऐसा है क्या। पत्नी आते ही घर में लड़ाई चालू। कौन मजबूर। सही बात है। मतलब अब कोहलबर की तरह मैं भी जो है नैतिक परिस्थिति उत्पन्न करके, नैतिक दुविधा उत्पन्न करके मैं सीखना चाहता हूँ कि होता क्या है ना। तो नैतिक दुविधा है। अब अनुभवी लोग जरा बताएं कैसे लड़ाई होती है। कैसे होती है। सही बात है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पति पति खतरनाक है। हाँ एकदम सही। यू आर राइट, यू आर राइट। आज देखिए ये बात बहुत अच्छी निकल के आ गई, ठीक है। और केवल दिखाने के लिए शरीफ बना रहेगा, है ना। पत्नी को भी रास्ता नहीं दिखा पाता और घर वालों को भी सही रास्ते नहीं दिखा पाता, ठीक है। तो कुल मिला करके समाज में सबसे खलनायक व्यक्ति जो निकला है, पति। पति कोई मतलब वहाँ रोल ही ना हो और सास बहू में लड़ाई होती तो पति का वो बीच में हट गया। अब दोनों समझे ना, सास बहू जो भी दिक्कत हो अगर बैठ कर समझ जाए तो अच्छी बात है। पति के भरोसे आई तो पति थोड़ी ना करे तुम लड़ो, और माँ थोड़ी ना करे तुम लड़ो। वो अपनी समझौता के साथ जीवन आप यापन करते हैं ना, पत्नी भी सास भी वही करती है कि अपने आप को समझाए क्या वो सही है क्या वो गलत है कि नहीं। देखिए आप भी सही कह रही हैं, लेकिन अभी तक आरजू ने जो निष्कर्ष निकाला है, कहीं न कहीं लड़ाई के कारण में पति का हाथ होता है। समझ रही हैं। हाथ पैर सर सब होता है ना। मतलब पूरी तरह सम्मिलित रहता है पति, है ना। हाँ सही बात है। एक लड़की नए घर में गई है। नहीं, आरजू एकदम सही कह रही हैं, वेरी गुड।
अब जिसको तकलीफ हो तो तर्क के साथ बताए, तो बताइए। चलिए आशीष जी बताइए। ये तो बाद में आता है ना, पहले पत्नी को जब वो समझा देगा कि नहीं ऐसे मम्मी हैं, ऐसे पापा हैं, ऐसे व्यवहार करना है यहाँ, तब कहाँ जरूरत पड़ेगी। वो पहले समझाता ही नहीं है। और सब पत्नियां समझदार भी नहीं होती हैं। सही समझदार होगी तो फिर भी होता मतलब सामाजिक व्यवहार 100% नहीं है, पर यहाँ पे परसेंटेज देखा जाता है। है। ठीक है, ये परसेंटेज में जो देखा गया, तो निष्कर्ष निकल के आया कि घर की लड़ाई में पति सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। है ना। चलिए, क्योंकि वो अपने घर अपने समाज के नियमों को नहीं बताया पत्नी को, तो अगले दिन से वो घर की रानी समझने लगी। और जबकि उस घर में एक रानी पहले से है, माता जी। जब दोनों समान पावर का अनुभव करेंगी तो टकराहट होगी ना। हाँ, इसीलिए तो पहले से बता दो कि नहीं, एक पावरफुल व्यक्ति घर में है जिसका सम्मान करके चलना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तब तो सही है। तो पति को सीखना होगा नैतिक व्यवहार के लिए। चलिए, ऐसे ही कोहलबर्ग साहब ने क्या किया, बच्चों में नैतिक दुविधाएं उत्पन्न किया, कुछ कहानियां सुनाया और ऐसी ऐसी परिस्थितियां ला करके बच्चों के सामने किया कि बच्चे अपने अपने तरीके से अपने अपने अनुभवों से जवाब देना शुरू किए, जैसे अभी आप लोग दे रहे थे। ठीक है, आप लोग दे रहे थे और बहुत बड़े सामाजिक स्तर पर हम लोगों ने एक शोध कर लिया। ठीक है, तो इसमें कम से कम 80% सही है कि घर की लड़ाइयों में पति जिम्मेदार, क्योंकि ये हमारा विचार नहीं है, किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं है, ये सारे बच्चों का विचार है। समझ में आ रहा है। तो ये बच्चों के बातों से, अनुभव से निष्कर्ष निकाला गया है। तो वैसे ही इन्होंने जब निकाला तो देखा कि बच्चों का जो नैतिक विकास है वो कब हो रहा है, 4 वर्ष के बाद। 4 वर्ष से 10 वर्ष तक जो उनका नैतिक विकास होता है ना, उसको पूर्व परंपरागत स्तर कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए इन्होंने इसको 2 उप स्तरों में बांटा है। ये जो पूर्व परंपरागत स्तर है, इसको इन्होंने क्या किया, 2 उप स्तरों में बांटा। ठीक है, और परंपरागत स्तर को भी इन्होंने 2 उप स्तरों में बांटा, ये आप नोट किए हो। और उत्तर परंपरागत स्तर को भी इन्होंने क्या किया, 2 स्तरों में बांटा। ठीक है, तो पूर्व परंपरागत स्तर में जो बांटा है उसका नाम लिखिए, पहले हेडिंग डाल लीजिए। अच्छा, 3 स्तर लिखे हो ना, जहां तक लिखो उसके आगे लिखिए, हेडिंग डालिए पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर में कोहलबर्ग ने बताया कि बच्चों के अंदर, बालकों के अंदर
बच्चों के अंदर, देखिए जो बालक शब्द है ना, बालक, तो बालक में बालक बालिका दोनों हैं, समझ में आया। जिसको बोलते हैं बाल अवस्था, जैसे किशोरावस्था में किशोर किशोरियां दोनों होती हैं, वैसे बाल अवस्था की बात हो रही है। इसमें कैसे नैतिक विकास हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, क्या लिखा आपने? इस स्तर हम्म, में कोहल वर्ग ने बताया कि बालकों के अंदर नैतिक विकास, नैतिक विकास मुख्यतः दो उप स्तरों के अनुसार होता है, मुख्यतः दो उप स्तरों के अनुसार होता है। नंबर एक डर या आज्ञा पालन, डर या आज्ञा पालन की नैतिकता, की नैतिकता, ठीक है। सबसे पहला है डर या आज्ञा पालन की नैतिकता, ठीक है। दूसरा होता है अहंग की नैतिकता, अहंग, अहंग की नैतिकता, ठीक है। देखो, बच्चा जब 4 वर्ष का हो जाता है तो कोई काम करने पे अब माता पिता भी झापड़ देने लगते हैं उसको, ठीक है। गलत करने पर उसकी पिटाई शुरू हो जाती है ना। कितना भी दुलारा बच्चा हो, यहाँ से उसकी गलतियाँ क्षमा नहीं की जाती हैं, है ना। उसको सिखाए जाना शुरू हो जाता है ना। उसकी पिटाई कुटाई चालू हो जाती है। हाँ, अब उसके अंदर एक नैतिकता पनपने लगती है, पहली नैतिकता जिसको कहते हो, शुरुआत की नैतिकता। उसका नाम क्या है? डर या आज्ञा पालन की नैतिकता, ठीक है। बच्चा अगर शुरू से सीखा है, बड़ा सेंसिटिव टाइप का है, तो आज्ञा पालन के हिसाब से कार्य करता है। जैसे जो कहा गया वो सर झुकाए काम करने लग जाता है, ठीक है। दूसरा, वो डर के कारण काम करने लगता है, नियमों का पालन करने लगता है। समझ में आया कि तुम अब यहाँ नहीं जाओगे, मतलब नहीं जाओगे। अगर चला गया तो पता चला कोई और गुस्सा उसके ऊपर उतार दिया गया, है ना। बनावटी गुस्सा, वो भी गुस्सा कैसा होता है? दूसरों को दिखाया जाता है। समझ में आया? डरा, पता चला बच्चे को मारते हुए डराया किसी और जा रहा है, वो सोच होती है ना। गुस्सा उससा कुछ होता नहीं है, पता है कि नहीं? किसी को गुस्सा नहीं आता है। ये सब केवल और केवल हावी होने के तरीके हैं। अगर कोई आपको गुस्सा दिखा रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है? आप पर हावी होना चाह रहा है, ठीक है। तो गुस्सा केवल मूल प्रवृत्ति तक, क्रोध केवल मूल प्रवृत्ति तक है। ये अभिप्रेरण हो सकती है, अभिप्रेरणा के लिए है। लेकिन कहो कि इतना गुस्सा आ गया कि तुम किसी से लड़ाई कर लिए, किसी से पिटाई कर लिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये केवल और केवल क्या है? दिखावा है। कभी भी गुस्सा अपने से मजबूत पर नहीं आता, पता है? आपसे जो मजबूत होगा उस पर कभी कोई गुस्सा किया है? बाहर जा रहे हो, थोड़ी सी भी गलती नहीं की हो, पुलिस वाला आया, 2 डंडा लगा दिया, गुस्सा करके दिखाओ जरा, है ना। पलायन के भाव आ जाएंगे, है ना। अगर घर में किसी के ऊपर कोई गुस्सा दिखा रहा है, जो पत्नियां कहती हैं मुझे गुस्सा आ गया, या पति बहुत गुस्सा आ गया और सामान वामान फेंकने लग जाते हैं कुछ लोग, ये सब क्या होता है? केवल दिखावा है, ठीक है। वो चाहते हैं कि मुझे अब सम्मान दिया जाने लगे। समझ में आया? तो अगर पढ़ा लिखा होगा, व्यवहारिक होगा, सामाजिक ज्ञान होगा, तो वो फालतू के सब गुस्से वाले नखरे नहीं करेगा। तो गुस्सा क्या है? एक प्रकार का नखरा है। समझ में आई बात? इसका कहीं स्थान नहीं है। अगर कोई गुस्सा दिखा रहा है तो मतलब ये है कि ये केवल नौटंकी है, वो नौटंकी कर रहा है।
जितना उसको भाव दोगे, उसके गुस्से का जितना सम्मान करोगे, वो उतना ही ज़्यादा गुस्सा दिखाएगा, बात बात पे, जगह जगह पे। समझ में आया? उचित अनुचित उसको भी ख्याल नहीं रहेगा, वो कभी भी गुस्सा कर सकता है कि आपको ये पता रहे, आप उससे डरते रहो। समझ में आया? तो ऐसा कोई गुस्सा उस्सा नहीं होता। अच्छा, जानते हो ये जो लोग कहते नहीं है कि गुस्से में वो जाके फांसी पे लटक गया, ऐसा कुछ नहीं है। गुस्से में यमुना जी के पुल से कूद गया या कूद गई, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो केवल और केवल इसलिए कूद गई क्योंकि वो अपने जो साथ वाला था उसको डरा रही थी, है ना। और उसको पता था कि मैं कूद जाऊंगी तब ये पकड़ने आएगा, या नहीं पकड़ने आएगा, चुपचाप कूद गई तो भी उसको दिखाना था कि चलो मेरे जाने के बाद तुमको पता लगेगा। कहीं न कहीं वो किसी न किसी दुर्भावना में ही कार्य होते हैं, गुस्से से कोई गलत काम नहीं करता। समझ में आया? केवल और केवल एक ही चीज़ है जिसके कारण लोग गलत काम करते हैं, प्रभाव, अपना प्रभाव दूसरे पर जमाने के लिए। समझ में आई बात? तो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। चलो, तो बच्चों में जो नैतिकता आई, 4 वर्ष से 10 वर्ष के बीच 2 तरह की नैतिकता पनपती है। एक डर या आज्ञा पालन की नैतिकता, और दूसरी अहंग की नैतिकता। अहंग क्या होता है? अहंग, अहंग का मतलब जानते हो? नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट। अहंग मतलब क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट। ये होना चाहिए, सबके अंदर होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। समझ में आया? सेल्फ रिस्पेक्ट यानी अहंग होना चाहिए। अहंकार का मतलब नहीं कि मतलब किसी चीज की तुम जिद, जब अहंग में, सेल्फ रिस्पेक्ट में कोई गुस्सा फालतू वाला अवयव शामिल कर लेगा, जोड़ लेगा, तब जा कर के ईगो प्रॉब्लम हो गई, तब उसको खतरनाक स्थिति है। लेकिन एक लिमिट तक ईगो सबके अंदर रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई समाज में सामाजिक नियमों के विरुद्ध आपकी इज्जत उतार रहा हो और आप सहन कर रहे हो, तो आप क्या कहलाओगे? समाज कहने लगेगा कि पागल है ना। तो सबके अंदर क्या होनी चाहिए? सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, स्वयं का सम्मान। जब आप खुद से अपना सम्मान करोगे तो समाज में आपको क्या मिलेगा? सम्मान, सम्मान मिलेगा। नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं देगा। ठीक है? और कोई किसी के ऊपर इतना दयावान नहीं है, दया कर। परसों लेक्चर लेके जब शनिवार को मैं गया यहाँ से, तो चंद्रा के उस कोचिंग के सामने, चंद्रा उस क्लास के सामने गया, तो वहाँ पे मैंने देखा एक कुत्ता था जो बहुत दयनीय स्थिति में था और वो मर रहा था। समझ में आया? वो क्या कर रहा था? मर रहा था, तड़प रहा था, है ना। 3 लड़कियां मुंह बांध के, और हाथ में दस्ताना भी था, चाहे जो भी रहा हो। एक लड़की के दस्ताना था, उसको पानी पिला रही थी, बिस्कुट खिला रही थी, एक तो उठा भी रही थी, है ना। तो मेरा जबकि सिविल लाइंस क्लास लेना था, मुझे थोड़ा सा लेट भी हो रहा था, लेकिन फिर भी वो दृश्य देखने के लिए मैं थोड़ी देर रुक गया, है ना। गाड़ी निकाला था, फिर गाड़ी खड़ी किया और रुक गया। उसके बाद मैंने देखा कि उसके मुंह के पास भी हाथ ले जा रही थी। अब ये बताओ, ये सही था या गलत था? नैतिक था कि अनैतिक था? ये व्यवहार किस कारण से आया होगा? लोग कहते हैं कि संसार में कुछ ही नहीं है। तो 3 लड़कियां उसमें लगी हुई थी, बिस्कुट दूर दूर से ला के खिला भी रही थी, पानी पिला रही थी, वो मर रहा था। ऐसे में कोई ध्यान देता है उन पे? नहीं देता है, आज के समय में, व्यस्त टाइम में। अब इसको 2 तरीके से देखा जाता है। समझ में आया? ऐसी लड़कियां क्या वही सम्मान, वही तरीका अपने घर में भी अपनाती होंगी? बड़े बुजुर्गों के लिए, अगल बगल के बुजुर्गों के लिए
अगर इतनी ज़्यादा भी दया है तो बेकार भी तो है, खतरनाक भी है। हो सकता था कोई कुत्ता पागल हो और काट लेता, पूरा परिवार झेल सकता था, है ना। तो अब ऐसे में एक निर्णय अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए? अनैतिक नहीं है जी भाई। हमारे समाज हमको ये सिखाता है कि लोगों पे दया करो, तो दया की जा रही थी, लेकिन सर्वथा कुछ एक्स्ट्रा दया थी, है ना। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब ये है निस्वार्थ सेवा हो रही थी वहाँ। उस भाई कुत्ता था और रोड पे रोड छाप कुत्ता था, उनको क्या दे देता? कुछ देता क्या? वो निस्वार्थ भी था, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खाली भी इतना कोई नहीं है आज के समय में। तो कहने का मतलब ये है कि इस धरती पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। 10% चोर भी हैं जिसके लिए आप मोबाइल चुरा के चलते हो, छुपा के चलते हो, और सबको शक की नज़रों से ही देखते हो। देखना भी चाहिए। ऐसे अच्छे लोगों को देखोगे कि भाई सबके अंदर वही दया हो, अगर वो लोग समाज में उम्मीद करें तो उनको धोखा ही धोखा मिलने वाला है। क्योंकि आज के ज़माने में कोई निस्वार्थ सेवा किसी की करने वाला है नहीं है। लेकिन वहाँ मुझे दिखी परसों, अब चाहे उसका टारगेट जो हो, ठीक, ऐसी चीज़ों को देखा करो, नैतिकता के स्तर पर परखा करो। समझ में आया? तो एक पूर्व परंपरागत स्तर में, यानी 4 से 10 वर्ष की अवस्था में बच्चे में जो 2 नैतिकता आई, वो कौन कौन सी आई? एक तो कोई भी अब काम करने लगा तो डर की वजह से करने लगा कि मम्मी मारेंगे, पापा मारेंगे, ठीक है, हमको ये काम करना है, हमको ये काम नहीं करना है। दूसरा अहंग की वजह से आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, कि हमको लोग शाबाशी दें। अच्छा बच्चा गया, उसको भेजा गया कुछ सामान लेने, 2 बच्चे हैं तो कहा गया देखिए दौड़ के कौन जल्दी आता है, तो वो इतना खुश होता है, वो दौड़ के सबसे तेज आने के प्रयास करेगा, जल्दी से जल्दी आएगा, हर काम को जल्दी में करने का प्रयास इसीलिए करता है कि उसको सम्मान मिले। तो कुल मिला के इस अवस्था में बच्चा किस चीज़ का भूखा होता है? सम्मान का, है ना। तो कभी भी बच्चों को डिमोलाइज नहीं करना। लाइफ में जब बच्चे हों तो उनको मोटिवेट करने के लिए आपको बताना है बहुत अच्छा। अगर वो कोई अच्छा काम करना कर रहा है तो क्या कहना है? बहुत अच्छा। इतने से वो खुश हो जाएगा, और उसके जो व्यवहार हैं वो और अच्छे हो जाएंगे, वो और अच्छे से वर्क करने लगेगा। समझ में आया? तो अहंग की नैतिकता यहाँ पे है, सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हो, या सेल्फ, इसी को सेल्फ इंटरेस्ट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल्फ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होती है? रुचि, है ना। सेल्फ इंटरेस्ट, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट उतना नहीं आया अभी। अभी उसके अंदर जो शुरू में आया है वो क्या आया है? सेल्फ रिस्पेक्ट। अहंग यहाँ किस रूप में है? सेल्फ इंटरेस्ट के रूप में। उसके रुचि का काम दे दो तो बहुत अच्छे से करेगा, भाग दौड़ वाला, ठीक है, इधर उधर वाला, ये सब काम बहुत इंटरेस्टेड होकर करेगा। लेकिन पढ़ाई वाला काम दे दो तो 90% बच्चा नहीं करना चाहता। समझ में आया? मोबाइल दे दो तो बढ़िया से देखेगा। मोबाइल में बच्चे क्या देखते हैं इस उम्र तक? हाँ, मोगली आपके जमाने में देखते रहे होंगे। हम्म, हाँ, अधिकतर बच्चे कार्टून देखते हैं, ठीक है, कार्टून। और कितने बड़े बड़े भी कार्टून देखते हैं। कौन कार्टून में इंटरेस्टेड रहता है? अभी मजा आता है। चलिए, अब परंपरागत नैतिकता का स्तर, हेडिंग डालिए, परंपरागत नैतिक स्तर। परंपरागत नैतिक स्तर।
ये उम्र है 10 से 13 वर्ष, ठीक है। यही एथेंटिक किताबों में यही मिलता है। कुछ किताबों में आपको 8 से 12 वर्ष मिलेगा, लेकिन आप जो है इसको जरूर नोट रखिएगा। समझ में आई बात, है ना? हाँ, चलिए। इसमें भी 2 उपस्तर दिए गए हैं, है ना? पहला है प्रशंसा की नैतिकता। पहला क्या है? प्रशंसा की नैतिकता। प्रशंसा की नैतिकता। आज इसको समाप्त कर दूंगा टॉपिक को। प्रशंसा की नैतिकता। और दूसरा है सामाजिक नियमों के प्रति सम्मान। सामाजिक नियमों के प्रति सम्मान, ठीक है। प्रशंसा की नैतिकता यानी गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल। यहाँ एक कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से रहता है गुड बॉय गुड गर्ल का। इनकी प्रशंसा इसी रूप में होनी चाहिए, है ना? ये प्रशंसा के भूखे होते हैं। पूरी तरह से 10 वर्ष के ऊपर का बच्चा प्रशंसा बहुत महसूस करता है, उसको प्रशंसा कितनी मिल जाए कि वो लगा रहेगा। दूसरा है सामाजिक नियमों के प्रति सम्मान, और यहाँ से बच्चा सामाजिक नियमों का सम्मान करने लगता है, शादी विवाह को समझ जाता है, ठीक है। समाज के 2-3 नियम बता सकते हो क्या क्या है? कोई बताएगा? जैसे एक छोड़ दो, शादी विवाह, और सामाजिक नियम बताइए। सामाजिक नियम कोई किसी के दिमाग में कुछ? खाने पे ज़्यादा ध्यान है। हाँ, वो एक सामाजिक समारोह ही है। वेरी गुड। 13वीं करना, लेकिन अब उसका लोग प्रारूप चेंज कर रहे हैं सामाजिक नियमों में, है ना? तो खैर वो तो बदलता रहता है। चलिए, एक ये हो गया 13वीं करना। आगे कोई सामाजिक नियम किसी को पता है? जैसे देखो, आपका पहनावा ओढ़ावा, है ना? पहनने ओढ़ने का जो तरीका है, आप जिस समाज में रह रहे हो उस समाज के तरीके की चीज़ें पहन रहे हो, तो माना जाएगा कि आप सामाजिक नियमों के अनुसार कार्य कर रहे हो, ठीक है। अभी समाज में रह रहे हो आप इलाहाबाद के खाटी गांव में किसी, और ड्रेस आप गोवा वाला पहन के घूमो तो क्या होगा? क्या होगा? अनैतिक कार्य। क्या कहलाएगा? अनैतिक। यही तो है अनैतिक। अनैतिकता यही है, जब आप समाज के विरुद्ध कोई कार्य करने लगते हो, सामाजिक नियमों के विरुद्ध कार्य करने लगते हो, तो क्या होता है? अनैतिकता वही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। चलिए, तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर लिख दें, 1 मिनट। देखो, और लिखा तो है उत्तर परंपरागत स्तर, है ना? इसमें जो पहला है सामाजिक समझौते की नैतिकता। सामाजिक समझौते की नैतिकता।
सामाजिक समझौते की नैतिकता। दूसरा है विवेक की नैतिकता। विवेक, विवेक की नैतिकता। ठीक है, यही 3 स्तर 2 उप स्तर में कोहलबर्ग ने बांट रखा है। बच्चों की नैतिकता इन्होंने सीखा कैसे, उसके बारे में विश्लेषण कैसे किया, तो इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने कहानियां सुना सुना के ऐसी परिस्थितियां क्रिएट किया और सबसे आंसर जानने का प्रयास किया। ठीक है, कि अब बताओ बेटा इस स्थिति में क्या होना चाहिए, अब बताओ बच्चा इस स्थिति में कैसे काम करना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे उन्होंने जाना कि नैतिकता के बारे में। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया, सामाजिक समझौते की नैतिकता, यानी समाज में रह रहे हो, आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा है कुछ और करने की, जो सामाजिक नहीं है, समाज में प्रचलित नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हो, उसको आप छुपा के करते हो, समाज का कोई व्यक्ति ना जानने पाए, ऐसे करते हो। ठीक है, अब जैसे इस पे अगर उदाहरण ले लो आप, तो जैसे प्रेम है, एक अवस्था होती है जब लोग प्रेम में आते हैं, उस अवस्था में क्या होता है, गांव में लोग एकदम छुपा जाते हैं चीज़ों को, है ना, और कहीं अगर वो बाहर हुआ थोड़ा सा तो अनैतिक माना जाता है, उनका आचरण अनैतिक माना जाता है। लेकिन शहरों में क्या होता है, आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं, है ना, तो यहाँ के स्तर में अगर इस तरह से गांव में दिखने लगे तो संभव है, गांव में कोई भी पड़ोसी भी देखेगा या गांव वाला भी देखेगा तो लठ मारने को तैयार हो सकता है सामाजिक नियमों के अनुसार। ठीक है ना, अच्छा ये तो मेरे गांव की है, ऐसा कैसे, मार्ग भगाओ इसको वहाँ से, ये सब क्या कर रहा है, कर रही है, दोनों को। ठीक है, तो इस स्तर पर तो ये सामाजिक समझौता है, वो सामाजिक समझौता करने लगता है। अब उसके बाद क्या होता है, 13 वर्ष की अवस्था के बाद, जब 16 वर्ष की अवस्था तक लगभग बच्चा पहुंच जाता है, तो विवेक की नैतिकता आ जाती है। विवेक मतलब क्या, उसकी समझ, है ना, अब उस चीजों को समझने लगता है, तर्क करता है कि ऐसा करूंगा या करूंगी तो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे अपने लोगों के लिए अच्छा है कि नहीं है ना, ये वाला अच्छा है कि नहीं है। तो यहाँ पर वो सूझबूझ से काम करने लगता है। समझ में आ रही बात। अब अगली टॉपिक हम लोग कल शुरू करेंगे। क्या टॉपिक है, समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया। ये तीनों बातें और 6 इसके जो उपस्तर हैं, 3 स्तर हैं, यही मूल है कोहलबर्ग। ये अगर पता है तो सब आपको पता हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखना। और अगर कहीं किसी को क्वेश्चन हल करने में, मैं क्वेश्चन इस पे दूंगा, सारे के सारे इस टॉपिक पे क्वेश्चन भी दूंगा। हाँ, ब्रूनर, अभी ब्रूनर जी रह गए हैं, चलिए अगर ब्रूनर को भी पढ़ा दूं, उसके बाद हमारा जो होगा, ब्रूनर शायद इस पे थोड़ा सा बताया था क्या मैंने, नहीं, चलिए ब्रूनर को पढ़ा देंगे, या हम शुरू कर देंगे अब अवस्थाएं, बाल अवस्था, एज स्टेज, यही ना, नई टॉपिक। कोई टॉपिक आपकी प्रज्ञा जी छुट्टी हुई है, सब कंप्लीट, तो इधर रेगुलरिटी बना के पढ़ते रहना, है ना। और अब जो है शिक्षण वाला जो पोर्शन रहेगा वो भी दूंगा साथ साथ। ठीक है, लेकिन इसके आगे एक नई टॉपिक, कौन सी टॉपिक पढ़ना है, कौन सी टॉपिक पढ़ना है, अवस्थाएं, स्टेजेस। ठीक है, कैसे बच्चा बनता है, कैसे क्या होता है, इस तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, अब सब याद हो गया, क्वेश्चन करना शुरू कर दो। इधर वैकेंसीज भी बहुत आ रही हैं, आप लोग इसको कायदे से तैयार करिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल। ओके, थैंक यू।
अच्छा 7 से 10 नहीं था।